नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका होस्ट केशव सर। जहां पे आप देख रहे हैं उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस पे वन ऑफ द टॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आज रूबरू होने वाले हैं अपन। एसएससी 2023 का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा कीर्तिमान साबित करते हुए डिप्लोमा स्टूडेंट जो हमारे साथ है आज, उसने CPWD डिपार्टमेंट हासिल किया है और ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होता है दोस्तों। और डिप्लोमा वाले जितने विद्यार्थी उनके लिए तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही होगी इसकी। और वैसे भी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मेहनत से, दर्द से, उमंग से, जोश से सुरूर होती है। हर जीतने वाले की एक कहानी जरूर होती है। तो ऐसी एक कहानी लेकर आज आए हैं हम। तो यहाँ पर आज आपको जिनसे मैं मुखातिब करा रहा हूँ उनका नाम है बैजनाथ। तो बैजनाथ, आपका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले तो बैजनाथ मुझे ये बताइए, आप अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ तो सर, मैं धनबाद, झारखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बैजनाथ रवानी, जैसा भी बुलाई। और 2022 में मैंने यहीं के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस उत्कर्ष क्लासेज, इंजीनियर्स क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, तो आपका पूरा नाम बैजनाथ रवानी है और आपने वहाँ पे झारखंड से ही अपना डिप्लोमा भी किया है। आप डिप्लोमा स्टूडेंट है ना? आपका डिप्लोमा कब खत्म हुआ था? 2022 अगस्त में। 2022 अगस्त में आपने अपना डिप्लोमा फिनिश किया था। तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी 2022 के बाद, डिप्लोमा के बाद? जर्नी जर्नी सर, मतलब मुझे अब लग गया था कि हाँ प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज कोविड के टाइम पे मतलब पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं थी डिप्लोमा की। ओके तो मुझे पता चला कि हाँ मतलब करना चाहिए। उससे भी पहले मैंने एक टेस्ट दिया था। उस ओके टेस्ट में मेरे 55 मार्क्स आए थे 200 में। ओके तो मुझे लगा 55 मार्क्स में क्या ही होंगे। ओके। तो उसके बाद मैंने मतलब सोचा कि प्रिपरेशन कर लूँ। तो तो यानी उसके कि बाद मुझे यूट्यूब में उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस मिली। तो फिर मैं वहीं से फ्री कोर्स जब चल रहा 2022 जेई की, तो मैं लगातार वहीं से जुड़ा हुआ था। उसके ओके। बाद 2022 की फॉर्म भी आई। फिर 2022 की जब फॉर्म आई तो मुझे मतलब 18 ईयर मेरी एज नहीं हुई थी, तो मैं एलिजिबल नहीं था उसमें। फिर ओ, मैंने वहाँ आप ये छोड़ कहना दी। चाह रहे हैं कि 2022 के अंदर जब आप उत्कर्ष के YouTube क्लासेस के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग YouTube में 2022 में आए थे, जुलाई से हमने लगभग उस टाइम एसएससी जेई का कोर्स कराना शुरू किया था, तब आप हमसे ज्वाइन हुए थे। और फिर जब आपने फॉर्म भरा तो पता चला आपको कि आपकी एज कम पड़ रही है, तो आप उस टाइम एलिजिबल नहीं थे हाँ, 2022 के अंदर। नहीं था। यानी कि ऑफिशियली 23 आपका पहला अटेम्प्ट है। जी सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था 2023 वाला। अरे वाह, बढ़िया। यानी कि पहले अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिला इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये भी बताइए एक बार के लिए कि जो तैयारी आपने फिर चालू की तो आपको पता चला कि आप 22 में एलिजिबल नहीं है, तो फिर क्या किया आपने? तैयारी कैसे कंटिन्यू की आपने? एक बार पूरा जर्नी बताइएगा, 22 से लेकर 23 तक की जर्नी क्या रही आपकी? तो सर उसके बाद तो मुझे लगा कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए पूरा, क्योंकि मेरा बेस भी अच्छा से बना हुआ नहीं था। मुझे मतलब कुछ आता ही नहीं था 2000 मतलब 22 में जब मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ ना, जी तो ज्यादा कुछ मुझे आता ही नहीं था। नेटवर्क में थोड़ा बड़ा पढ़ा था, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा था मैं, जी जी क्योंकि जी पूरा मतलब प्रमोशन करके पास कर दिया गया था ना, मतलब जी जी एग्जाम हुए ही नहीं थे। जी जी जी। तो फिर उसके लिए क्या किया फिर आपने? फिर उसके बाद एजे फाउंडेशन जो बैच आई थी ना, अच्छा, मतलब जो उत्कर्ष अपनी पे उत्कर्ष एजेई फाउंडेशन बेचता है उसको ज्वाइन किया आपने? को ज्वाइन किया। बस उसमें से सारे कंटेंट मुझे मिल गए, पूरा एकदम बेसिक से, और पूरा फाउंडेशन बन गया। तो फिर ओके, तो और ये कुछ बैच जरूरत ही नहीं कब ज्वाइन किया था आपने? अपना एजेई फाउंडेशन बैच को कब ज्वाइन किया था आपने? पड़ी। सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में आपने ज्वाइन किया, और यानी कि हमारा जो फर्स्ट बैच भी उसी टाइम हमने लॉन्च किया, तभी आप मतलब मुझे लगता है शुरुआत के जो 5-6 लड़के होते हैं उनमें से एक आप थे शुरुआत जिससे हमने की थी। हम्म, गुड, वेरी जी गुड। सर। तो इस पूरी जर्नी के दौरान मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो बहुत सी बार अप एंड डाउन भी आए होंगे आपके पास, जैसे बहुत सारी चीजें आपको जो समझ में नहीं आई होगी कि यार ये चीज मुझे यहाँ समझ में नहीं है, तो उस टाइम में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? जैसे सर समझ में मतलब ऐसी तो बहुत कम ही चीज हुई थी जो समझ में नहीं आती थी, तो उसको मैं दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेता था। फिर सर्च वर्च कर लेता था कहीं से भी कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है, इससे क्या कैसे मतलब वो होता है। ओके। तो उसको मैं पूरा कर लेता था। और अगर मुझे कोई मतलब अप्स एंड डाउन, जैसे कि डिमोटिवेट टाइप का जो होता है कभी भी, जी। तो उस टाइम पे ज्यादा भी मैं अपने दोस्त को फोन लगाता था, उससे बात करता था। ओके मेरा एक सबसे फेवरेट दोस्त है मिथुन, बस उसी से बात करता था। ओके ओके ओके। और नहीं तो फिर कभी कभार म्यूजिक म्यूजिक सुन के बस सोचता था कि हाँ अच्छा, जॉब जब निकल जाएगी तो ये होगा वो होगा। तो म्यूजिक आपका स्ट्रेस बस्टर है। ओके, वेरी गुड। नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, बच्चों के मन में रहता है कि डिप्लोमा वाले बच्चों को लगता है कि चलो मैं चीज़ छोड़ देता हूँ, या ये थोड़ी टफ हो रही तो मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? क्योंकि अगर जो एग्जाम एसएससी का आप देने वाले हो उसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों आने वाले हैं, तो जो बेसिक लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने पूरा कोर्स कवर किया था, या आपने भी चीज़ छोड़ दी थी कि नहीं यार ये कुछ कुछ चीज़ छोड़ देता हूँ मैं? नहीं सर, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। मतलब जितना जितने जितने टीचर्स ने बताए थे, जैसे आपने और ओके बाकी टीचर्स ने सारे ने जो बताया, मतलब सारा चीज में
एब्जॉर्ब करते गया। उसके बाद फिर जैसे कि एसएससी जे एग्जाम था, तो उसमें जी कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं वो पूछते नहीं है, तो फिर जी उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जी ऐसा जी। नहीं है कि मतलब बहुत कुछ अवॉइड करना है। ओके ओके ओके, कुछ मतलब भी यानी पूछ सकता है ये यानी कि जो भी सर लोगों ने पढ़ाया था वो सारा पढ़ गए थे, यानी आप क्लासरूम के अंदर जितने भी सर लोग आपको पढ़ाते थे वो सारा आपने पढ़ा, उसको अच्छे से एज इट इज कुछ भी नहीं चीज छोड़ी नहीं। तो डिप्लोमा वाले जितने भी विद्यार्थी मेरे सुन रहे हैं ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कोई चीज छोड़नी नहीं है, आपको लगे रहना है कंटिन्यूसली। उसको आप पूछ सकते हो, आप यहाँ पे फैकल्टी हमेशा रहती है आपके पास, तो आप उनसे पूछ सकते हो वापस कि सर एक बार इस चीज को वापस बता दीजिएगा, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही जब तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमको तैयारी सबके साथ करनी है, बिल्कुल बिल्कुल उसी लेवल पे कर तैयारी करनी है। अच्छा मुझे बताओ बैजनाथ, इसके अंदर की इस तैयारी के दौरान जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्या किया आपने? कोई और भी अपने बैच ज्वाइन किया या सिर्फ थ्योरी वाला ही बैच ज्वाइन किया था? नहीं, उसके बाद सर मैंने एमसीक्यू बैच दोनों ज्वाइन की थी, प्री प्लस मेंस की अपनी, और उसके बाद जो अपनी दो बुक्स आई थी वो दोनों। ओके, यानी आप भी कहना चाह रहे हैं कि उत्कर्ष के आपने एमसीक्यू बैच जो होता है, एमसीक्यू बैच जो सीबीटी हाँ, 1 के लिए भी चलाया था आपने और सीबीटी 2 के लिए भी चलाया था, वो दोनों बैच आपने ज्वाइन किए थे? सबसे ज्यादा फायदा उस दोनों बैच ने ही किया था सर। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा उन सीबीटी 1 और सारी सीबीटी 2 वाले बेच से होता। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जो सबसे बेच, और बहुत ज़्यादा बच्चों ने भी मेरे को बोला है ये बात कि सर जितनी मेहनत करके आप उस टाइम में हर सब्जेक्ट के अंदर लगभग 500-600 क्वेश्चन लेके आए थे, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और ये बेच हमने सीबीटी 1 में भी बनाया था और सीबीटी 2 के लिए भी बनाया था, तो उसको दोनों को आपने भी ज्वाइन किया था उसके अंदर, तो बहुत सी बात है। साथ में आपने कहा कि उत्कर्ष की जो बुक आई है उससे भी प्रैक्टिस की तुमने, तो यानी कि सारा का सारा जो मटेरियल आपको सब कुछ उत्कर्ष पे मिला है और उससे आपने तैयारी की है। अच्छा चलो चलिए, इसमें अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के लिए आपने कैसे तैयारी की, क्या प्लानिंग की उस टेस्ट सीरीज को, कैसे कॉप अप किया आपने उसमें अपनी तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज को कैसे सेट किया? हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए मेरा सर दो ही प्लान था। एक प्लान तो ये था कि मैं एक टेस्ट को दो बार दूंगा। पहला बार में तो मतलब सॉल्यूशन देखता नहीं था ओके। मैं। एक दिन मैंने एक टेस्ट दिया, उसका नंबर नंबर देख लिया कितना आया, फिर नेक्स्ट डे सेम टेस्ट को रीअटेम्प्ट करके चेक करता था कि पहले और दोनों में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे पहले में सही हुए दूसरे में गलत हो गए, दूसरे ये में सही हुए ये पहले में गलत हो सेम गए। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी एक बार, मुझे ध्यान है कि कोई भी टेस्ट को दो बार देख के जी। देखना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आप में कितना इंप्रूवमेंट आ सकता था और कितना मतलब वास्तव में आ रहा है। हाँ, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद सर जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि नया मतलब नया कुछ आ गया या मतलब कुछ अच्छा है इंपॉर्टेंट जो मुझे आती नहीं थी, उसको बस मैं एक कॉपी में रखता था। तो वो वाली कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट कर गई सर, बिकॉज उसमें कम से कम 500-600 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेंस में मेरे 2-3 क्वेश्चन तो एज इट इज आ गए थे उसी से। तो ये कॉपी बनाने का आइडिया ये सब कहाँ से आया आपके पास कि एक कॉपी बना लेनी चाहिए जिसके अंदर क्वेश्चंस जो। कॉपी वाला सर आप ही ने बताया था, वो एक पतली कॉपी बना लो जी जी जी। क्वेश्चन की। तो मतलब मतलब यानी कि नहीं बिल्कुल आता सही उसको। है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत प्यारी बात बोली है, मतलब एकदम दिल को छूने वाली बात बोली है। इन्होंने बोला कि सर सबसे पहली चीज तो जैसे क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ हमेशा कि कोई टेस्ट देके अगर आपको अपना एनालिसिस करना है, कि होता है ना बहुत सी बार कि मैं इन लोगों में फर्स्ट रैंक भी आ जाए तो क्या मतलब है, इंडिया में मैं कहाँ पे हूँ कैसे पता चलेगा, उसका सबसे सही तरीका है आपको अपने आप को कंप्लीट करना है। तो आप टेस्ट दीजिए और वापस उस टेस्ट को कुछ टाइम बाद फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप दूसरी बार अटेम्प्ट के अंदर बहुत ज्यादा अंतर पैदा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहली बार में आपने अपना बेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि बिना सॉल्यूशन दिए अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सेकंड वाले टेस्ट के अंदर तो पहली बार के अंदर आपने अपने आप को कहां रोक दिया था। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा आपकी बार मुझे रोकना नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा। और ये स्ट्रेटेजी बहुत काम कर जाती है टेस्ट के अंदर। साथ ही साथ एक कॉपी तैयार होनी होती है जिसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ शामिल हो। तो एक कॉपी जिसके अंदर आपने जो जो सीखा कि यार अच्छा अब दूसरी बार अटेम्प्ट के बाद भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो उन लॉजिक को आप सीखना उसमें कॉपी के अंदर उतारने लग गए, और वही स्ट्रेटेजी बैजनाथ ने भी यहाँ पे शामिल की थी। तो बैजनाथ ये तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट से भी आपको इतना फायदा हुआ और ओवरऑल आपका रिजल्ट तो इवन हम लोग वेट ही करते हैं। मतलब इवन मुझे ध्यान है, मैं यहाँ पे चलाकर एड ऑन करना चाहूंगा कि बैजनाथ उन लोगों में से है जो कि YouTube पे भी अगर हम कभी क्लास ले रहे हैं तो वहां पर भी हमेशा लाइव रहता था। YouTube के ऊपर भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देना, और इवन कुछ मैं इनामी क्वेश्चंस जो सीरीज लेके आता था पोल वाली, उसके अंदर भी बैजनाथ ने 2-3 बार मतलब फर्स्ट रैंक लेके आया उसके अंदर भी और पैसे जीते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप वास्तव में इसके हकदार थे और हम लोगों की सबकी दुआएं भी थी आपके साथ। अब मुझे बस बैजनाथ एक चीज़ और बताइए कि इस पूरी जर्नी के दौरान जैसे आपने बताया भी था कि अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं और उसके अंदर आपने स्ट्रेस बस्टर की तरीके से काम किया था, इस पूरी जर्नी के दौरान कुछ ऐसी चीजें जो आपने सीखी जो कि अब आप अब जो वापस जीरो से शुरुआत करने वाले हैं उनको सिखा सके कि लास्ट में कि यार इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है, जो अभी आने वाले बच्चे जो देख रहे हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं एसएससी 2024 की, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं? अगर सर कोई जीरो से तैयारी कर रहा है तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि 2-4 महीने में तो तैयारी होगी नहीं, जी लंबी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेट मतलब 10 महीना तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल। और पहली बार जब पढ़ते हैं तो पहली बार बहुत फोकस वे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दो ये कर दो, जितना कुछ है सब कुछ एक ही बार में पढ़ लो। फिर नेक्स्ट उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह करके अपने
कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ही मतलब अच्छी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग अच्छी से करनी करते हैं तो फिर पड़ेगी, आराम छोटा टाइम से। लेके अपने आप को संकुचित ना करें, कम से कम 10 महीने का तो पूरा अपने दिमाग में रख के चले, क्योंकि आजकल बिल्कुल सही बात बोली, बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको बस 3 महीने के अंदर आउटपुट चाहिए कि बस 3 महीने में आउटपुट आ जाए, और उस चक्कर में वो पूरा कचरा कर देते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि एक बार तैयारी करें तो डीप में डूब के करें, 10 महीने तो मिनिमम तैयारी हाँ के अपने निकालें, इसमें डेडिकेशन निकालें। हाँ, एक बार ऐसी तैयारी हो जाएगी तो फिर से कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, मतलब ओके, मतलब कई एक बार सारे अच्छे से तैयारी कर ली टेक्निकल आपने सिलेबस तो तो सेम। ना केवल एसएससी जेई, इवन उसके रिलेटेड जितने भी अदर एग्जाम आप देने वाले हैं वो सब निकाल लेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि ये आपका पहला सक्सेस है या इससे पहले कोई निकाला है या क्या मतलब, और ये कौन सा नंबर का एग्जाम दिया आपने एसएससी जेई से पहले, कौन कौन से एग्जाम दिया आपने? इससे पहले तो सर मैंने पीजीसीएल दिया था, जिसमें से मेरी पूरी प्रिपरेशन हुई नहीं थी, तो अच्छा। बस ऐसे ही खाली दे दिया था। आप लोगों ने बोला था कि टेस्ट देते रहो, एग्जाम देते रहो, जी जी जी। तो मैंने फॉर्म भर दिया था, एग्जाम दे ठीक है। दिया था। ठीक है। पूरी तैयारी के बाद मैंने यही वाले के एग्जाम दिए। ओके इसके बाद फिर से मैंने पीजीसीएल सेकंड बार फिर से दिया था, इसके बाद ही जैसे एक दिन बाद थी एग्जाम मेंस की, ओके ओके ओके, हाँ वो दी मेंस के थी। बाद वहीं पे था वो एग्जाम से पीजीसीएल का। तो यानी कि आप कह रहे हो कि अपने बस ये 2 ही एग्जाम दिए थे और पूरी तरह से जो तैयारी करके जो दिया था वो एसएससी जेई का एग्जाम दिया था। तो वेरी गुड। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा बैजनाथ कि यहाँ पर आप लोग जो आप पे आके इतनी सक्सेस स्टोरी लिखते हो और ऐसे बाकी लोगों को इतना इंस्पायर करते हो, और स्पेशली मैं फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि डिप्लोमा स्टूडेंट, जाकि बहुत से लोग कहते हैं कि डिप्लोमा के अंदर जो एक रेशो निकल के आता है कि 97% लोग जो है डिप्लोमा के वो इतना अच्छा नहीं कर पाते, 3-4% लोग ही जो है वो निकाल पाते हैं। कुछ हद पे हो सकता है सही हो, कुछ हद पे ना हो, लेकिन क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जो अपना उस डिप्लोमा का जो एक है ना चोंगा जिसको ओढ़े रखते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत हार सकते हैं कि यार मुझे ये नहीं पढ़ना, नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन डिफिशन नहीं बचना। मैं जहाँ तक पढ़ा रहा था, मैं अपना पर्सनल बता दूं व्यू कि बैजनाथ डिप्लोमा से ही मुझे बहुत लेट समझ में आया था। जब मैं सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा था मुझे पता चला कि ये डिप्लोमा से, अदरवाइज इन्होंने अपनी थ्रू आउट तैयारी के दौरान कभी भी शिकायत नहीं की कि अच्छा ये इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे नहीं पता। वो हमें सीखते रहे, हमेशा हमें सीखते रहे। तो मतलब यही एक आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को मैं बस एक स्माइलिंग स्टोरी से सिखाना चाहूंगा कि आप बस जी भर के लगिए और एक मिनिमम टाइम फ्रेम दिमाग में रखिए कि 10 महीने का टाइम फ्रेम तो होगा। एक बार मुझे बस लास्ट बता दीजिए कि आपके जो स्कोर है वो क्या रहा था, ये जो पूरे एग्जाम का स्कोर था क्या रहा था, फर्स्ट सेट में क्या था और दूसरे में कितने आए थे मार्क्स आपके? तो सर प्री में मेरे 126 मार्क्स थे, जो नॉर्मलाइज होके 140 पॉइंट समथिंग हो गया था। अच्छा, नॉर्मलाइज के और बाद उसके 140 बाद के आसपास हो गए थे आपके प्री के अंदर। ओके और रॉ मार्क्स मेरे 254 थे मेंस में। ओके। तो टोटल मिला के मतलब 394 बन रहे थे, फिर इसमें भी शायद नॉर्मलाइज हुआ होगा तो ही मेरा कट ऑफ पार हो गया। तो अच्छा वो नॉर्मलाइज जो कि आपका कट ऑफ पार हो गया और आपको फिर फाइनली सीपीडब्ल्यूडी मिल गया। तो ये एक लगभग कोर्स स्कोर रहा। देखिए आपको बता दूं फिर से कि जो नॉर्मलाइजेशन वाली कहानी भी आपके ऊपर तब काम करेगी जब आप खुद मेहनत करेंगे। मैं आपको बता दूं फिर से कि रिजल्ट हमें पहले पता था कि बैजनाथ का होना ही है, क्योंकि वो कह रहा हूँ ना कि एक तैयारी करने का जो डेडिकेशन है वो हमेशा थ्रू आउट इंसान के अंदर दिख जाता है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू करिएगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है जो नेक्स्ट एंडेवर आप आपके लाइफ में आने वाले हैं, और इसी तरह से आप कामयाबी के झंडे गाड़ते रहें। हमारी तरफ से ये दुआएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से दुआएं हैं बैजनाथ आपको। तो सभी बच्चों का यहाँ पर अब हम वापस फिर से जज आने चाहेंगे, तो उनसे इजाज़त मांगते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।